नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। और फिर ट्रंप की ताजपोशी के बाद एक चर्चा जो बहुत जरूरी है करना, आज वही चर्चा हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले इस विषय को मैं इंट्रोड्यूस करूं, उससे पहले हेमंत अत्री जी को इंट्रोड्यूस कीजिए। लाइए कंट्रोल रूम स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई, आपका स्वागत है। दरअसल ट्रंप ने इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी लगाते ही हेमंत भाई गुजरात में हड़कंप मच गया भारत में। और चर्चाएं ऐसी हैं, पुराने कुछ आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि लाखों लोगों पर खतरा है, लाखों लोग पकड़े जाएंगे। अब जब लाखों पकड़े जाएंगे तो विश्वगुरु उनको बचाएंगे कैसे, ये भी टेंशन है। तो गुजरात में हड़कंप है, लेकिन पसीना यहां पर लोक कल्याण मार्ग पे छूट रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ही लगता है मोदी को एक्सपोज कर देंगे। इस पूरी मैं जितना समझ पा रहा हूं, बाकी तो आपसे समझूंगा। ट्रंप के भीतर जब शपथ ग्रहण के बाद उनके मैं कुछ स्टेटमेंट पढ़ रहा था कल, तो मुझे लगा कि मोदी आ गए हैं वहां पर भी, और एक मोदी दूसरे मोदी के लिए खतरा बन गया है। ट्रंप अब मोदी को असली, अब तक 10 साल में कोई एक्सपोज नहीं कर पाया, लेकिन ट्रंप ही मोदी को लगता है एक्सपोज कर देंगे, क्योंकि लाखों लोग पकड़े जाएंगे, मोदी बचा नहीं पाएंगे, तो फिर क्या जवाब देंगे। ये पूरा विषय हम सिलसिलेवार तथ्यों के साथ रखेंगे। लेकिन पहले मैं बता दूं, ये जो हमने लाइनें बोली हैं उसके पीछे की वजह। दरअसल मैक्सिको का जो बॉर्डर है, उस क्षेत्र में ट्रंप ने शपथ लेते ही इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। उसके पीछे वजह है कि अवैध घुसपैठ रोक दिया जाए। और ट्रंप ने चुनाव के दरमियान प्रचार करते वक्त भी कहा था कि अमेरिका से जितने अवैध घुसपैठिए बैठे हैं यहां पे, सबको हम बाहर करेंगे। पहला पॉइंट नोट करिएगा दर्शकों, बाकी अभी समझाएंगे हेमंत भाई। दूसरा पॉइंट, नागरिकता के कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। 1868 में अमेरिका में संविधान संशोधन के जरिए ये नागरिकता का प्रावधान जोड़ा गया था कि कोई बच्चा अगर अमेरिका में जन्म लेता है तो अमेरिकी नागरिक होगा। उसका बड़ा लाभ, अगर लाभार्थी कहा जाए तो बड़े लाभार्थियों में से एक और टॉप 4 लाभार्थियों में से एक भारत रहा है। ग्रीन कार्ड के इंतजार में वहां पर बैठे हैं, तो बच्चा पैदा हो गया, वो वहां का नागरिक हो गया। H1B वीजा के इंतजार में बैठे हैं, बच्चा पैदा हो गया, नागरिक हो गए। IT और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर F1 वीजा है, बच्चा पैदा हो गया, वो वहां का नागरिक हो गया। अब उसके साथ फायदा क्या मिलता था, बोनस जो है, कि वो बच्चा 21 साल का होने के बाद अपने माता पिता को अपने साथ रखने का अधिकार उसको मिल जाता था। तो बच्चे के साथ माँ बाप बोनस हो जाते थे फिर अमेरिका के लिए। अब ये संख्या सोचिए, 7.25 लाख के आसपास का आंकड़ा, तो अभी सारा आंकड़ा है हेमंत भाई के पास, आंकड़े उकड़े सब दुरुस्त है उनके पास। लेकिन एक और उदाहरण बताना जरूरी है। जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था अमेरिका में, 90,000 भारतीय पकड़े गए थे, 90,000, 90,000, जिनमें 45,000 गुजराती थे। आप सोचिए, 45,000 गुजरातियों को पकड़ा, दबोचा, जिस भाषा में आप कहना चाहिए कह लीजिए। अब जब लाखों की संख्या होगी तो उस लाखों में लाखों गुजराती भी होंगे, जब 50-50 का रेशियो है। दूसरा पॉइंट नोट हो गया, तो तीसरा आप नोट कर लीजिए, टैरिफ। रेयर ऐसे देश हैं जिनके साथ व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। चाइना के साथ तो 80% डेफिसिट में करीब करीब है। अमेरिका के साथ पॉजिटिव है, व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। करीब 123 अरब डॉलर के आसपास का निर्यात है और 73 अरब डॉलर का आयात है, यानी पॉजिटिव है। करीब करीब 50 अरब डॉलर के आसपास प्लस में है, सरप्लस में। टैरिफ कहा है 100% लगाएंगे। 100% टैरिफ मार देगा किसको? किसको मारेगा? भारत से जो वहां पे आयात हो रहा है उसको मार देगा। वो 125-123 अरब डॉलर मार देगा। यह है टैरिफ। अब H1B वीजा पर भी खतरा है, बहुत खतरे हैं। मैं वक्त ही ज्यादा ले लिया, आप क्षमा मांग लेता हूं। कई बार दर्शक कहते हैं कि भाई इतना लंबा इंट्रो क्यों हो गया, मजबूरी है कई बार।
सीधा हेमंत भाई, ये आने वाला कल क्या मोदी ही मोदी को एक्सपोज कर देगा, अमेरिका वाला मोदी भारत वाले मोदी को? क्या है ये, पूरी कहानी को आंकड़ों की जुबानी बताइए, समझाइए। धन्यवाद आशीष भाई। देखिए, जो अमेरिका की जो हालत है जो ट्रंप के आने के बाद, उसमें भारतीय जो है वो बेहद चिंतित हैं, और उसमें सबसे बड़ा चिंता का कोई समुदाय है तो वो गुजरात प्रदेश से आने वाले तमाम हजारों हजार इलीगल इमिग्रेंट्स। आपका लेटेस्ट फिगर जो है पिछले 3 साल से, जो अमेरिका की जो ऑफिशियल एजेंसीज हैं उनका मैं भी देख रहा था, पिछले 3 साल से लगातार ऑन एन एवरेज 90,000 भारतीय पकड़े जा रहे हैं डिफरेंट बॉर्डर्स के ऊपर अवैध रूप से घुसपैठ करते हुए। और उन 90,000 औसतन है ये फिगर, कभी 92 भी होता है, कभी 88 भी होता है, 3 साल का ओरिजिनल और फिगर है। तो उनमें से ऑलमोस्ट 50%, जैसा आपने कहा, अकेले गुजराती हैं। उसके बाद पंजाब का नंबर है, हरियाणा है उसमें, और आंध्र प्रदेश जैसी स्टेट है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 17,940 हिंदुस्तानी तो ऐसे हैं वहां पर जिनको डिपोर्ट करने का ऑफिशियल लीगल फैसला हो चुका है। 17,940 वो लोग तो वो है जिनको किसी भी समय, जैसे आपने देखा हुआ अक्टूबर में अभी जहाज भर के भेजा गया था और ये भी नहीं बताया गया था कि कौन लोग थे उसमें। तो हिंदुस्तान में वो जहाज आया, चुपचाप उतार के सबको चलते कर दिया गया ताकि सरकार का फलूदा ना हो उसमें। तो उसमें कौन थे वो आप भी समझ सकते हैं। और सबसे ज्यादा असाइलम भी गुजराती मांगते हैं आजकल अमेरिका में। शरणार्थी और असाइलम, पॉलिटिकल असाइलम जो मांगा जाता है, वो भी गुजरात के लोग मैक्सिमम मांगते हैं। ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो ओवरऑल जब आपने कहा कि इस पर डिस्कशन करेंगे, तो फिर मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया पूरा। तो 2022 तक की अगर आप बात करेंगे, 2022 तक के फिगर्स अवेलेबल हैं, उसमें से 7.25 लाख हिंदुस्तानी वहां पर अवैध रूप से रह रहे थे 2022 तक। तो अब तो ये मान सकते हैं आप बड़े इजीली के 10 लाख हो गए होंगे जब हर साल 90,000 पकड़े जा रहे हैं और डोंकी रूट इतना प्रिवेलेंट है। तो आप मान सकते हैं कि ऑन एन एवरेज मतलब इसमें 10 लाख के आसपास अवैध प्रवासी हो सकते हैं। 2022 तक का फिगर है 7.25 लाख। उनमें से भी 35 से 40% में भी मोर वो गुजराती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ट्रंप के आने का गुजरात इस तरह का शिवरिंग इफेक्ट गया है, डाउन द लाइन, स्पाइन जिसको कहते हैं। तो ये जो सारी स्थिति है, ये अब दिक्कत क्या है कि उसकी जो ट्रंप की जो पॉलिसी है वो घोषित पॉलिसी, अवैध प्रवासियों को बाहर करने की। उसका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मागा ग्रुप बोलते हैं उसको। जैसे हिंदुस्तान में मोदी जी के समर्थक है ना तमाम, वैसे ही वहां पर एक मागा ग्रुप है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और अमेरिका में आपने पहली बार अभी सुना होगा पिछले 2 महीने में कि हिंदुस्तानियों का बहुत वायलेंट विरोध किया जा रहा है, बहुत वायलेंट विरोध हो रहा है। और किन हिंदुस्तानियों का? वो अवैध की बात नहीं कर रहे आशीष भाई, आपको हैरानी होगी, दर्शक भी हैरान होंगे। वो अवैध भारतीयों की बात नहीं कर रहे, वो जो वैध तौर पर 45 लाख हिंदुस्तानी रह रहे हैं वहां पर, जो बाकायदा वीजा लेकर के, H1B लेकर के, ग्रीन कार्ड लेकर के, नागरिकता लेकर के, जैसे भी रह रहे हैं, वो उनका विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना क्या है? उनका कहना है कि अमेरिका की टॉप मोस्ट जॉब, चाहे सीईओज की है, चाहे टेक्निकल पोस्ट है, चाहे इंजीनियरिंग की पोस्ट है, चाहे नासा है, चाहे तमाम वो है, उन सब में हिंदुस्तानियों ने कब्जा कर लिया है और हम कहां जाए। तो जो मोदी जी वाला राष्ट्रवाद है वो वहां भी ट्रंप के आने से पूरा सक्रिय हो गया है। पहली बार हिंदुस्तान के जो वैध नागरिक थे, अवैध का काम तो करे ट्रंप, सारे देश ही करते हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, पूरी दुनिया में ही चल रहा है कि अवैध प्रवासियों को बाहर किया जाए। मोदी जी भी बड़े शान से बताते हैं बांग्लादेशियों को दीमक और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो अब ये अपने वाले दीमकों का क्या करेंगे जो वहां गए हुए, ना तो उनको रोक सकते ना, मतलब यहाँ तो किसी की ये मजाल भी नहीं है कि जाके उनको ये भी कह दे ट्रंप को कि साहब इनको छोड़ दीजिए। वो तो वन वे ट्रैफिक सुनता ही नहीं भाई, तो किसी की उसने जो एक बार ठान ली वो ठान ली। कल शाम को उन्होंने 10:30 बजे हिंदुस्तान के समय के मुताबिक शपथ ली और पहला ही आदेश इमरजेंसी लगाने कर दिया भाई ने। तो ये जो 17,940 है जिनका सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई पड़ी है, उनका क्या होगा? वो तो आगे समझो वापस। और 7.25 लाख वो और 2-2.5 लाख जो 22 के बाद आए। तो कुल मिलाकर के हिंदुस्तान में जो अवैध प्रवासी हैं उनका एक पक्ष है, जो वैध प्रवासी हैं जो वहां पर जो 45 लाख है जिनकी संख्या, वो भी बेचारे खतरे में हैं। उनके खिलाफ भी एक खास तरह का, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जो दुनिया में बाहर जाता है उसके खिलाफ कभी आपने आवाज नहीं सुनी होगी, क्योंकि बहुत क्वालिफाइड, बहुत ही शांति से रहने वाले, अपने काम से काम रखने वाले, अनुशासन में बहुत हो जाते हैं हिंदुस्तानी बाहर जाकर के। लेकिन अब उनके खिलाफ आवाज उठ रही है लगातार, ये आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये ट्रंप की देन है। और इससे जो सबसे बड़ा जो खतरा है ना, वो ये है कि जो हमारे, जो आप लगातार देखो, कोई ऐसा दिन जाता है महीने में जिस दिन कोई ना कोई हिंदुस्तानी नहीं मारा जाता वहां पर इस तरह के हेट क्राइम में।
आज भी एक आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट को मारा गया है, आज भी खबर पढ़ रहा था। तो हर हफ्ते एक दो खबर इस तरीके की आती रहती है। ये सारा आउटकम किस चीज का है? जो यहां पर जिस तरह का राष्ट्रवाद फैलाया जाता है मोदी जी के समर्थकों के द्वारा, सेम वो वहां फैलाया जा रहा है। और उसके ऊपर भी धार्मिक ओवरटोन्स भी हैं, रेशियल ओवरटोन्स भी हैं। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। और जितने मैक्सिमम जो लोग, जैसे मान लो गुजरात के लोग हैं, आपने देखा एक छोटे छोटे घर में, मैंने खुद अमेरिका में देखा, शिकागो में देखा, स्प्रिंगफील्ड में देखा, इधर एक एक कमरे के घर में 12-12 14-14 गुजराती तो मैंने देखे थे उस समय 2011-12 में। तो वहां पर ये बहुत ही एक तरीके की प्रिवेलेंट प्रॉब्लम है जिसको अब ट्रंप बर्दाश्त करने वाले हैं नहीं। तो इसका जो सबसे, हिंदुस्तान की आपको जानकर हैरानी होगी, हिंदुस्तान तीसरा देश है अवैध प्रवासियों के मामले में। नंबर 1 पे जो है वहां मैक्सिको, हमसे ऊपर मैक्सिको है, और उसके बाद अवैध प्रवासी अल सैल्वाडोर के, तीसरे नंबर पे हम हैं। तो एक तरफ तो आप विश्व गुरु हैं और दूसरी तरफ आपके 90,000 लोग हर साल अमेरिका में पकड़े जाते हैं। जो नहीं पकड़े जाते उनकी बात नहीं कर रहा मैं, वो तो डोंकी रूट से घुस गए अंदर जैसे मर्जी। 90,000 तो पकड़े जा रहे हैं और उसमें मैक्सिमम गुजराती हैं। तो अब आप समझ लिए किस तरह का विश्व गुरु तो आप हैं और किस तरीके से उनको रोकेंगे। क्योंकि ट्रंप का जिस तरीके का पॉलिसी है, ट्रंप के जिस तरह के ब्लाइंड सपोर्टर हैं, जैसे मोदी जी के अंधभक्त हैं, वहां पर उनके भी बहुत बड़े अंधभक्तों की एक सेना है। तो कुल मिलाकर के वहां जो वैध या अवैध दोनों रूपों में रहने वाले हिंदुस्तानी दिक्कत में है इस समय, और ये दिक्कत आने वाले समय में बढ़ने वाली है, कम नहीं होगी। ये बड़ा गंभीर मसला है, ये देश के लिए बड़ा गंभीर मसला है। देखिए, इमरजेंसी को हमने इसीलिए कनेक्ट किया, अभी जब समझाया ना हेमंत भाई ने, कनाडा और मेक्सिको, इनकी सीमाएं लगती हैं, सबसे लंबी सीमा है कनाडा, उसके बाद मेक्सिको, अमेरिका से जो लगती सीमा है। जहां सीमा लगती है वहां पर तो इमरजेंसी लागू कर दिया। अब भारत की सीमा तो लगती नहीं है, और सोचिए सीमा लगने वाले के बाद भारत ही है नंबर, तो फिर दूर दूर हिसाब किताब होगा। अब हम तो यही कहेंगे कि भाई वहां से ऐसा न करें कि वहीं पे बोस्टन टी पार्टी तरफ ले जाके समंदर में उतार दें, जाओ भारत जाओ तैरते हुए। अब पहुंचा दे यहाँ पे जहाज से, पानी वाले जहाज से, जैसे भी। लेकिन इस पे जयशंकर गए थे, और जब मैं कहा हमारे यहाँ कुछ नहीं तो अब एक गांव में कहावत है, कहावत बता देते हैं, थूक लगा के मुसरी जियाना। मुसरी को चूहे को मूस बोलते हैं ना, मूस, कि जब कुछ नहीं है तो थूक लगा करके उसको जिंदा करो। तो जब मोदी जी को नहीं बुलाया, वहां पे मोदी मोदी ये सब हुआ ही नहीं। अमेरिका में हुआ होता तो कम से कम 2 दिन समझ लीजिए रोजगार मिल गया होता मोदी मीडिया को, दिन रात चलता कि वहां पता चला डोनाल्ड ट्रंप के बजाय 2-4 तो मोदी की शपथ करवा दिए होते। नाम अक्सर मीडिया वाले आजकल एंकरों का स्लिप हो जाता है, वो किसी का नाम होता है। अभी देखा आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ था, तो एक चैनल ने मोदी ही बोल दिया, एक एंकर ने, बड़ी एंकर ने। तो मोदी जुबान पर है, मोदी साहब गए नहीं। अभी मैं मीडियम कुछ जगहों पे देख रहा हूं जयशंकर का ही, कि जयशंकर ने दिखाया दम, कई लोग उनसे मिला रहे थे हाथ। अरे यार वहां पे इतने लोग आए हैं, हजारों लोग, तो हाथ मिलाएंगे ही। जयशंकर साहब गए थे तो आ करके शपथ ग्रहण हो गया। एक आध स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी कर देना चाहिए उनको, अत्री साहब, कि हम गए हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप को समझा दिए कि मैक्सिको, अल सल्वाडोर, कनाडा सबसे निपट लेना, पनामा, ग्रीनलैंड सब ले लेना, भारत की तरफ आंख मत उठाना। कम से कम समझा के आना चाहिए था। सबसे हाथ मिला चले गए। कम से कम एक स्टेटमेंट। ये खतरा देखिए, इसलिए हम आगाह कर रहे हैं, ये भारत के लिए अभी टैरिफ की बात कर रहे हैं, टैरिफ इकोनॉमिक पहलू है, और ये जो हम अभी बात करें टैरिफ भी हम बात करेंगे, ये मानवीय पहलू है। हमारे देश के, दुनिया भर के, अमेरिका में पड़े हुए लाखों लोगों पर खतरा है, पकड़े जाएंगे वो। अमेरिका में हमारे विदेश मंत्री गए हुए थे, कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं है हेमंत भाई? देखिए, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल एक चीज है, वो तो पहले ब्यूरोक्रेट रहे, आपको पता है जयशंकर साहब तो, और उनको बहुत अच्छे से पता है कि भारत देश की सीमाएं क्या है विज़ अमेरिका, और खासतौर पे ट्रंप के शासन में। ट्रंप देखिए बेसिकली एक व्यापारी आदमी है, वो राजनीतिक आदमी है नहीं, नंबर 1। और नंबर 2, वो दुनिया का सबसे कुख्यात, आज के दौर में जब आप बात करते हैं दुनिया की, दुनिया का सबसे कुख्यात बुली भी है। वो बुली है, उसको मैं बुली मानता हूं। तो जिस तरीके के व्यक्तित्व उनका है, सुनने सुनाने का तो कोई बहुत ज्यादा वादा किसी में है नहीं उनको। उनकी अपनी एक थॉट है, अपनी एक परसेप्शन है, उसी पे वो काम करते हैं ट्रंप साहब। तो जयशंकर साहब ने तो वहां जाके अपनी फेस सेविंग ग्रेस की है, उसके अलावा कुछ नहीं।
बातचीत की तो बात छोड़ दीजिए, कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स बैठेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल, वहां बात करके आ जाएंगे। एक बात। दूसरा जो आपने कहा कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं वहां पर जो आने वाला समय है वो हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा, एक तो इमिग्रेंट्स वाले मसले पे नहीं। दूसरा, आपने अभी देखा होगा ट्रंप ने कल क्या कहा। उन्होंने कहा जो भी मेरे पड़ोसी हैं मेक्सिको और कनाडा, उन पे तो 25% टैरिफ का प्रोग्राम बना दिया, कर दिया, घोषणा कर दी, ऑर्डर कर दी। और उसके बाद उन्होंने कहा, जो आपने फर्स्ट सेगमेंट में इशारा भी किया, कि जो ब्रिक्स के देश हैं, जिसमें भारत भी है, ब्रिक्स के देशों पर 100% टैरिफ लगाऊंगा। तो हमारा तो विश्व गुरु तो हो ही गया, फिर उसके बाद तो कुछ बचता नहीं। अगर 100% टैरिफ लग गया तो उसके बाद तो बचेगा कुछ नहीं। हिंदुस्तान का तो कम से कम व्यापार अमेरिका के साथ हो गया, समझो, खत्म। तो ट्रंप की ये एक खास तरीके की पोस्चरिंग है। और मेरी जो चिंता है ना आशीष भाई, वो इन सब चीजों, मेरा उसमें ये भी है जो आपने कहा कि हमारे जो बेचारे अवैध प्रवासी हैं, ये आपका जो मुझे ठीक नहीं लगा। आपके यहाँ कोई रहे तो उसको चुनाव से पहले आप पकड़ना शुरू कर देते हो। दिल्ली के अंदर देख रहे हो बांग्लादेशियों को। हरियाणा अलग से पूरी की पूरी मुहिम चलाए पड़ा है कि यहाँ नहीं घुसने देंगे। यहाँ पे सर्वे हो रहे हैं, चुपचाप मुख्यमंत्री मीटिंगें ले रहे हैं, तो उनको तो आप दीमक बोलते हैं। क्या वो इंसान नहीं? क्या उनका मानवीय पहलू नहीं? तो कम से कम हम इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारे भी अवैध है तो उनको वहां भी कोई दीमक कहने वाला होगा। तो जो हम जो बोल रहे हैं वो कहीं और कटेगा ही कटेगा, इसमें कोई वो नहीं। तो आप दिल्ली के अंदर ये सब नाटक कर रहे हैं, हरियाणा के मेवात वाले एरिया में तमाम जगह पे किसी को कुछ बोल देते हैं, आप किसी को कुछ बोल देते हैं। लेकिन जो बदला हुआ विश्व का परिदृश्य है कल रात को 10:30 बजे के बाद, जब आपने देखा कि जिस तरीके से ट्रंप ने शपथ ले ली, मुझे लगता है कि पूरी अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया का जो लोकतंत्र है और जो उसकी व्यवस्था है वो अराजक दौर में जाने वाली है। अकेले अमेरिका की बात छोड़ दीजिए, आप पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को ये डिस्टर्ब करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर अराजकता और पूंजीवाद का तांडव रहेगा। आपने देखिए, हमारे मोदी जी तो विश्व गुरु, उनके बारे में तो ज्यादा पंगे लेने की आपको और मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बहुत लंबी लाइन खींची थी विश्व के कूटनीतिक इतिहास में। वो क्या थी? उन्होंने अमेरिका में जाकर के ह्यूस्टन में रैली करके ये कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। याद होगा ना आपको? दुनिया का कोई भी नेता ये बात दूसरे देश की राजनीति के बारे में नहीं कहता है। लेकिन अब ट्रंप को तो छोड़ दीजिए, ट्रंप तो क्या क्या करते हैं। ट्रंप तो ग्रीनलैंड लेने की बात करते हैं, ट्रंप तो कनाडा को अपना 51वां स्टेट बनाने की बात करते हैं। लेकिन उनका जो अडानी है, अडानी समझ गए होंगे आप, जो ट्रंप का अडानी है, एलन मस्क, वो भाई क्या कह रहा है उसकी सुनिए। वो भाई साहब कह रहे हैं कि जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है इसको बदल दिया जाना चाहिए। ब्रिटेन अमेरिका का सबसे फास्टेस्ट मित्र है, सबसे आगाध मित्र है। उसके बारे में जो मोदी जी ने लाइन खींची थी ना, मोदी जी तो ट्रंप की वोट मांग के आए थे, एक नया इतिहास था वो। जो श्रीमान एलन मस्क, छोटा अडानी कहिए बड़ा अडानी कहिए, वो आपकी चॉइस है। बड़ा ही अडानी है, उसकी तो बहुत ज्यादा पैसे है उसके पास, दुनिया का नंबर 1 है, बड़ा अडानी है। तो बड़े मोदी का बड़ा अडानी वो कह रहा है कि ब्रिटेन के अंदर जो है प्रधानमंत्री ये ठीक नहीं है। जर्मनी के अंदर वो एक जो एक्सट्रीम राइटिस्ट पार्टी है उसको सपोर्ट कर रहा है श्रीमान जी। कनाडा को वो भी 51वां स्टेट कहना शुरू कर दिया। तो जो इनके सबसे पुराने एलाइज हैं, ब्रिटेन या यूरोप के बाकी देश, उनके बारे में जिस तरीके की टीका टिप्पणी ये लोग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा रहने वाला है? ये दोनों बेसिकली ये पूरी दुनिया को हिला करके और देखना चाहते हैं। कल राष्ट्रपति बनते ही ऑर्डर कर दिया, पनामा नहर का फलाना ही करेंगे, दिखना ये करेंगे, वो करेंगे, जैसे सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है, जैसे तुमने उसका टेक ओवर ही कर लिया है। तो इस तरह की चीजें। और जब कल वो भाषण दे रहे थे, कल उन्होंने 3 भाषण दिए अगर आपको ध्यान हो तो मुझे उनके तीनों भाषणों में बोल ट्रंप रहे थे, मुझे मोदी सुनाई दे रहे थे। आप यकीन मानिए, मैंने शुरू में एक बात यही कही थी, आपने बिल्कुल, मतलब मैं चाहता था इस मुद्दे पे आप आए। मैंने कहा ना कि मोदी ही मोदी को एक्सपोज करेगा। मैं शब्दों को मिलान किया, वही भाव है। और जिस आप बड़े अडानी की बात किए, उसने तो संकेत भी दे दिए, उसने नाजी नमस्कार किया है। जी नाजी बड़ा भारी विवाद, बहुत बड़ा विवाद हो रहा है, पूरे अमेरिका में विवाद हो रहा है कल से इस बात पे। और अब जो स्थितियां है ना, जो ये जिस तरह के व्यक्तित्व ये आ गए सत्ता में, इनको किसी मेरिट से नहीं भरोसा, किसी हिस्ट्री पे भरोसा नहीं है, कितनी शेयर डिप्लोमेसी पे कोई भरोसा नहीं है। इनका केवल एक सूत्रीय एजेंडा है, मुनाफा कैसे कमाया जाए, मुनाफा कहां से आ जाए। एक तरफ से चाइना इनका सबसे बड़ा कंपटीटर है, दूसरा शी जिनपिंग को बुलाते हैं राष्ट्रपति के इनॉग्रेशन में। क्या मतलब है?
जो रशिया है उनका सबसे ट्रेडिशनल अपोनेंट है, उसके बावजूद पुतिन उसको इमीडिएटली बात करके सारी चीजें बधाई देते हैं, ये देते हैं और खुद ही कहते हैं कि हम युद्ध रोकने के लिए तैयार है। तो ये सारी चीजें अभी देखी जानी है कि ये कैसे पैन आउट होंगी। बाइडेन इतने साल से राष्ट्रपति थे, 4 साल से, इजराइल और हमास का नहीं हुआ, इस श्रीमान जी के आते ही वो भी हो गया, जिन भी कारणों से हुआ। अब रूस और यूक्रेन, उसमें 1 मिनट का काम है। अगर यूक्रेन को, अगर ट्रंप ने फोन पे ये कह दिया जेलेंस्की को, या श्रीमान मस्क ने कह दिया कहीं कि हम तुम्हें हथियार और पैसे नहीं देंगे, तो हो गया युद्ध विराम। तो क्या सारा ही विराम हो गया फिर तो ये लोग अनऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स करते हैं क्योंकि ये पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन इस सारे में जो सबसे बड़ा खतरा मैं मानता हूं ना आशीष भाई, बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं आपको, जो मोदी और अपने जो आपके विदेश मंत्री, इन्होंने जो काम किया है पिछले कुछ समय में, जो रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद जो इन्होंने मौका परस्ती करके और मुनाफाखोरी की है कच्चे तेल के मामले में, खासतौर पर आप रशिया के साथ जो आप तेल लेते थे, हिंदुस्तान में जो टोटल पेट्रोल और डीजल का जो ये है, आप 85% बाहर से खरीदते हैं, आयात करते हैं। तो जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो मैं वो फिगर्स देख के हैरान था, और आपके दर्शक भी हैरान रह जाएंगे। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो केवल 1% कच्चा तेल हम रशिया से लेते थे। रशिया की, क्योंकि सारे उसके ऊपर तमाम सैंक्शंस लगा दिए अमेरिका ने, यूरोप ने, तो उनका सब कुछ बिकना बंद हो गया। तो उन्होंने हमें बहुत सस्ता कच्चा तेल देना शुरू कर दिया। हमने अमेरिकन सैंक्शंस को वायलेट करते हुए उनसे तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब वो 38% तक जा चुका है हमारा। जो हिंदुस्तान में अगर 100 लीटर तेल बाहर से आता है तो 1 लीटर आता था रशिया से, आज वो 38% पे जा चुका है। यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध में रशिया को सारा फाइनेंस कहां से जा रहा था? हिंदुस्तान से जा रहा था, क्योंकि तेल, आप कच्चा तेल ले रहे हो, सस्ता तेल ले रहे हो, और उस सस्ते तेल का 1 नए पैसे का हिंदुस्तान के किसी नागरिक को लाभ नहीं हुआ। किसको लाभ हुआ वो आपको ही पता है, ठीक? उन्होंने रिफाइन करके रशिया का तेल, जिसपे अदरवाइज बैन है, वो सस्ता खरीदा, हिंदुस्तान में रिफाइन किया और यूरोप में बेच दिया। करोड़ों अरबों रुपए के वारे नारे हुए। ट्रंप खाली तो बैठने वाला आदमी नहीं है, अगर वो बैठना चाहेगा तो मस्क नहीं बैठने देगा, वो इसका हिसाब करवाएंगे। अब उन्होंने क्या किया है, जो बाइडेन जाते जाते जितने भी टैंकर्स के जरिए तेल आता है उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दी। अभी आपके पास 1-2 महीने का तो कच्चा तेल है जो आपने खरीद रखा है रशिया से, उस पर आपकी सरकार पूरी चल रही है, व्यापार घाटा भी नियंत्रण में, सारी बात है, लेकिन आम आदमी को कोई 1 पैसे का लाभ नहीं हुआ। अब ट्रंप आते इसका भी हिसाब करेगा, तो आपका जो घाटा है, राजस्व घाटा, वो कहां पहुंचेगा? तो ट्रंप आपको एक तरीके से मार नहीं करेगा, माफ कीजिएगा। अवैध प्रवासी तो एक पक्ष है, वैध प्रवासियों के साथ क्या रुख रहेगा, इस तरह की जो चीजें हैं उसमें क्या रुख रहेगा कच्चे तेल वाले में। नंबर 3, रशिया के साथ दोस्ती में क्या रहेगा। ब्रिक्स के अंदर जो अलग से आप अपनी करेंसी चलाने वाली बात थी, उसका सुन लिया था भाई ने क्या कहा था, कल कह दिया कि ब्रिक्स देशों पे 100% टैरिफ लगाऊंगा। हमारा हर चीज इतनी अनिश्चित कर देगा ये आदमी, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कल उन्होंने शपथ ली रात को, आज शेयर मार्केट का हाल देखिए, 0.2% नीचे है। 5 लाख करोड़ रुपए सुबह डूब गए, 5 लाख करोड़। तो ये मोदी जी के मित्र हैं। अब ये कौन सी मित्रता है जो हिंदुस्तान को डुबो देगी? नाराज किस बात पे है? मैंने आपको बताया था उस दिन प्रोग्राम में, पिछले साल जब सितंबर अक्टूबर में गए थे यूएनजीए के अंदर जनरल असेंबली में, तो उस समय वो मिलना चाहते थे भाई ट्रंप साहब, इन्होंने मिलने से मना कर दिया। तो इस बात से वो बिल्कुल, वो उसको ना सुनने की आदत नहीं। तो ये सारी चीजें बेसिकली हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है, चाहे वो अर्थव्यवस्था के तौर पे हो, चाहे सामाजिक उसके तौर पे हो, चाहे व्यापारिक दृष्टि से हो, वैध या अवैध उसके अप्रवासन के जरिए हो, जो भी चीजें हैं उसमें वो व्यक्ति, और डेली वो उसका तो एक बयान बहुत है, एक बयान। हिंदुस्तान की शेयर मार्केट तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो जाएगी, रेत के महल जैसे ढह जाएगी उसके। अगर बयान, अभी तो बयान घुमा फिरा के दे रहा है, सीधा दे देगा जिस दिन बयान ना, उस दिन इकोनॉमी पे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, कोलैप्स कर जाएगा पूरा। तो इस जो ये चेंज हुआ है अमेरिका के अंदर, इस रिजीम के अंदर, इसको हमारे पास कोई ऐसा जैसे अमेरिका, जो चाइना है, चाइना को जैसे इसने धमकी दी कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, उन्होंने अपनी जो करेंसी है उसका अवमूल्यन करने की पूरी तैयारी कर रखी है पर्दे के पीछे। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। हिंदुस्तान के पास तो कोई प्लान ही नहीं है। हिंदुस्तान के पास तो एक ही प्लान है, मोदी मोदी मोदी, बस।
ऊपर से अडानी का केस शुरू होने वाला है वहां। अडानी ने दुनिया की सबसे महंगी लॉ फर्म की है वहां पे अपने केस को डिफेंड करने के लिए। आपके दर्शकों के लिए बता दूं, वहां पर 2 सबसे बड़ी महंगी लॉ फर्म है। लॉस एंजलिस जहां पर अभी आग लगी हुई है, उसकी फर्म है क्वीन एमानुअल, सबसे बड़ी लॉ फर्म है। और शिकागो की दूसरी फर्म है क्रिकलैंड एंड एलिस। ये फर्म किसके मुकदमे लड़ती है सोचिएगा? ये फर्में लड़ती है गूगल के, एप्पल के, माइक्रोसॉफ्ट के, फेसबुक मेटा के, अपने क्या नाम है जॉनसन एंड जॉनसन के, फॉक्सवैगन के। और इनकी जो फीस है वो अरबों रुपए की है, करोड़ों में नहीं, अरबों रुपए की है। तो अडानी साहब ने भी अपनी व्यवस्था वहां की है बचाव की। क्योंकि एक चीज समझनी पड़ेगी, बहुत सारे लोग कहते हैं अब तो ट्रंप आ गए और अडानी तो बच जाएंगे, ये हो जाएगा वो। अरे भाई, जो ट्रंप अमेरिकी अदालत से खुद को बरी नहीं करवा पाया, बरी छोड़ दीजिए। जो ये कहा कि जब तक मैं राष्ट्रपति रहूं तब तक ये सजा का फैसला रोक दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं रोका, ट्रायल कोर्ट ने भी नहीं रोका, उनको दोषी ठहराया। और अमेरिकन इतिहास के पहले राष्ट्रपति बने जो किसी आपराधिक केस में दोषी ठहराए गए। तो मोदी जी की एक परेशानी नहीं है, ये अडानी वाला मसला भी आप समझ लीजिए, सारे कागज उनके पास है, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन उनके पास है, सारी ईमेल टेलीफोन रिकॉर्ड्स उनके पास है। तो एक मोर्चे पे नहीं, ट्रंप के आने से सारे मोर्चों पर भारत के लिए हर दिन चुनौती बढ़ेगी। और चुनौतियां भी ऐसी, चुनौतियां 2 तरह की होती है आशीष भाई। एक वो जिनको मैं और आप देख सकते हैं फोर्सी कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये तो ऐसा व्यक्ति है, मर्क्यूरियल कैरेक्टर है कि पता नहीं कौन सी चुनौती कहां से आ जाए, कहां तो क्या बोल दे, कहां क्या कर दे। तो ऐसे में हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी का जो आपने जिक्र किया जयशंकर का, और they have to be a bit more cautious, they have to be a bit more alert and more professional। ये चीज देखनी पड़ेगी। ट्रंप के आने से गुजराती नहीं, पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अडानी व्यवस्था और तमाम तरह के जो धंधे पानी जो चल रहे थे 1 नंबर में 2 नंबर में, उन सब पे अब समस्या बड़ी आने वाली है। ये देखने की बात है। आपने कहा अलर्ट रहने का, अलर्ट तो है मोदी जी, अलर्ट हैं बाकायदे। राहुल गांधी को कैसे रोका जाए, राहुल गांधी कैसे कुछ कर ना पाए, लोगों के बीच ना पहुंच पाए, कुछ बोल ना पाए, अडानी को कैसे बचाया जाए, पूरे अलर्ट। हमें चीन की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चीन की चिंता बहुत हम लोग करते हैं। चीन की इसलिए नहीं कि चीन का प्रोडक्शन इतने आगे, हमसे तो कोई तुलना ही नहीं है भाई। ये तो वैसे ही लोग कर लेते हैं, तुलना भी करते हैं हम, तो व्यर्थ है ये। वो अमेरिकी मार्केट में टैरिफ लग जाएगा तो किसी और मार्केट, उसके पास वर्ल्ड मार्केट खुली हुई है, उससे सस्ते प्रोडक्ट दुनिया में बहुत कम ही लोग दे रहे हैं, इसीलिए अमेरिका में भी घुसा हुआ, अमेरिकी मार्केट भी कब्जा कर लिया। चीन की भी, चीन अपना जिनपिंग समझ लेगा इतना सक्षम है, जब उस 6वें 7वें जनरेशन तक पहुंच रहा है और कहां कहां क्या कर रहा है। असली परेशानी मोदी जी की भी नहीं है, असली परेशानी हम लोगों की है, भारत की है। परेशानी ये है कि हम अभी भी कहेंगे, हम रोज देखते हैं भाई, चवन्नी अठन्नी के चक्कर में रोज कहते हैं, करे कितना भी भोंको आएगा तो मोदी, तो आएगा मोदी ही। हम ठीक है, हम तो जब तक आवाज है तब तक भोंकेंगे। नहीं सुनना है, नहीं सुनो। जब हम नहीं समझने के लिए तैयार होंगे तो अमेरिका क्या करेगा, चीन क्या करेगा, सबके बीच में भारत बस पिसेगा, यही होगा। और यह भी खतरे की घंटी या अलार्म है। इस अलार्म के बाद अगर उठे नहीं, उठ करके कुछ एक्टिविटी नहीं शुरू किए, तो फिर वक्त निकल जाएगा। हमें इजाजत दीजिए, वक्त बड़ी तेजी से वाकई अब निकल ही रहा है। कल शाम फिर मिलेंगे हॉट टॉपिक विद हेमंत भाई के साथ। नमस्कार।